Hello everyone, my name is Mohammad Salman, currently MBBS student at मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। नीट में काफ़ी कम टाइम बचा है, सिर्फ 1 महीना बचा है और आप ही के लिए हमने ये क्रैश कोर्स लॉन्च करा है जिसमें हम 1 महीने के अंदर 11th का कोर्स आपको रिवाइज़ कराएंगे, आपको अटेंड करवाएंगे। काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स होंगे और काफ़ी यूज़फुल लेक्चर्स होंगे आपके लिए। और अगर आपको यूज़फुल लगे तो हमें और थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए आपकी तरफ से भी। तो वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को भी। ये जो आज मैंने लिया है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और बायोलॉजी में आज का टॉपिक जो है वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में से नीट में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस पर ईयर बनते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस। तो और देखा जाए तो ये बहुत छोटा है और इस बार नीट 2024 में भी 1 से 2 क्वेश्चन आने में इसके चांसेस हैं। तो चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हमें दे रहा है जो कि बहुत इजी है हमें अटेंड करना, जो कि बहुत इजी है हमें अचीव करना। तो देखते हैं अब इसमें क्या है। द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले एनसीईआरटी में जो बात हुई है, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग में लेके चलूँगा पूरा लेक्चर। तो द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले जो बात हुई है वो है बायोडाइवर्सिटी पे। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। एनसीईआरटी कहती है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। और ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं ये आपस में थोड़ी अलग हैं, आपस में कुछ फीचर्स ये शेयर करती हैं, कुछ फीचर्स नहीं शेयर करती हैं। इसी को उसने बायोडाइवर्सिटी बोला है कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत सारी अलग अलग तरह के हमारे पास जीव हैं, तो उनको जो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं वो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की लाइन को एक बार रीड कर देंगे हम। तो ये रहा, कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर। तो यही कह रहा है कि जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं हमारे पास वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं सारी की सारी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि इसको जब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो उसको अब हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि अगर हम कम्युनिकेट करें अक्रॉस द वर्ल्ड, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, तो उसको समझ में आना चाहिए कि हम किस स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है चीज़, वो आती है आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी स्पीशीज़ को। अगर हम जैसे कि मैं किसी नई स्पीशीज़ को देखता हूँ, कोई सी नई प्लांट की स्पीशीज़ है, तो मैं उसके जनरल फीचर्स देखूँगा, उसको आइडेंटिफाई करूँगा पहले उसको कि उसके जनरल फीचर्स क्या हैं, उसकी फाइलोटैक्सी, उसके और फिजियोलॉजिकल वो और अपीयरेंस उसकी कैसी है, और सारे फीचर्स में देखकर उसको आइडेंटिफिकेशन करूँगा उसकी। एंड आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका नॉमनक्लेचर करूँगा मैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको मैं नाम दूंगा, उसका नामकरण करूँगा, उसका नॉमनक्लेचर करूँगा। ऐसे ही नॉमनक्लेचर मैं अब किस तरीके से कर सकता हूँ। नॉमनक्लेचर अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसा भी नॉमनक्लेचर कर सकता है, जैसे कि लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में ऐसा हो सकता है कि कोई सी फ्रूट का नाम यहाँ पर कुछ और है और अमेरिका में जाओगे तो कुछ और है। जैसे कि यहाँ पर आम है तो वहाँ पर मैंगो है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, मिसकम्युनिकेशन से बचने के लिए एक बोर्ड है, वो है ICBN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमनक्लेचर, ठीक है। ICBN ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाई हैं नॉमनक्लेचर को लेके कि नॉमनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम नॉमनक्लेचर करते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करके उसका नॉमनक्लेचर कर देते हैं और नाम बन जाता है। जैसे कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। इसको अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैंगो बोल दो या फिर आम बोल दो,
तो ये सारे के सारे इसके कॉमन नेम है, लोकल नेम है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो मैंगीफेरा इंडिका है, जो कि एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे ही आएंगे हम नीचे। तो ICBN ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं। अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम के बारे में हम जब लिखते हैं किसी को, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, साइंटिफिक नेम जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनेगा। सबसे पहले आएगा जेनेरिक नेम, जीनस, जेनेरिक नेम। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा जेनेरिक नेम, एंड जो सेकंड वर्ड होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि उसकी स्पीशीज़ को डिटरमाइन करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो जेनेरिक नेम जो है वो बताएगा जीनस, एंड जो है स्पेसिफिक एपिथेट बनाएगा स्पीशीज़। लाइक हम एग्जांपल लें मैंगनीफेरा इंडिका का, तो मैंगनीफेरा जो है वो है उसका जीनस, और इंडिका जो है वो है उसका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट्स का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इस नोमेनक्लेचर करने के कुछ वो भी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, जैसे कि जो उसमें ICBN के थ्रू दिए हुए हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो लैटिन से डिराइव्ड होंगे, लैटिन लैंग्वेज से, और जब लिखे जाएंगे तो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। फर्स्ट वर्ड इज इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये मैंने बताया अभी, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को डिटरमाइन करेगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा। लाइक मैंगीफेरा इंडिका, ये जो था हमारा जीनस, एंड इंडिका जो था वो स्पेसिफिक एपिथेट। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? व्हेन हैंड रिटन बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब हाथ से लिखे जाएंगे तो बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे, जैसे कि हमने लिखा मैंगीफेरा इंडिका। तो इनको जब हमने हाथ से लिखा, हैंड रिटन लिखा, तो इसमें हम अंडरलाइन करेंगे ताकि ये डिनोट हो, ये शो कर सकें हम कि ये साइंटिफिक नेम है, ये कोई कॉमन नेम नहीं है। ठीक है, एंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब प्रिंट करेंगे हम इनको तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, जैसे कि NCERT की बुक में प्रिंट कर रखा है इटैलिक्स में इनको। उसके बाद फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया भी है, जो जीनस का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास बहुत सारे स्पीशीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, और ये समझिए कि NCERT क्या कहती है कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म हमारे पास हैं, तो ये नियरली इम्पॉसिबल है कि हम सेम टाइम पे सबकी स्टडी कर पाएँ, सबको देख पाएँ। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि उसको एक सिस्टमिक वे में अरेंज करते हैं। हम सारे ग्रुप्स को, सारी स्पीशीज़, सारी डाइवर्सिटी को हम एक तरीके से अरेंज करते हैं, यानी क्लासिफिकेशंस के थ्रू, क्लासिफिकेशन जिसको कहा जाता है कि क्लासीफाई करते हैं हम सारी अरेंजमेंट्स को। सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच anything is grouped, process by which anything is grouped। ठीक है, so grouped into categories। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी को भी ग्रुप, इन सारी चीज़ों को ग्रुप कर पाएंगे एक कैटेगरी के अंदर। लाइक जैसे कि एक स्पीशीज़ है या फिर एक कोई मैमल है। जैसे कि हम बात करें अगर मैमल की, तो मैमल जब हम पढ़ते हैं, NCERT में ऐसे दे रखा है कि मैमल जब हम लिखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई जानवर होगा जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, और वो दूध देता होगा और बच्चे देता होगा। ठीक है, जैसे अगर हम डॉग की बात करें, अगर हम डॉग के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में कैट नहीं आएगा, है ना।
सिर्फ डॉग ही आएगा। तो ये क्लासीफाई करा है हमने इन चीज़ों को, ताकि हम अगर डॉग के बारे में सोचें, डॉग के बारे में बोलें, तो हमारे दिमाग में डॉग ही आए, हम कैट के अंदर कंफ्यूज ना हो जाएं डॉग और कैट के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन का ज़रिया है। तो इसमें क्या होता है कि जो हर एक वर्ड होते हैं ना, ये जैसे मैमल हो गया, ठीक है, मैमल, डॉग, कैट, प्लांट, ये सारे जो हैं एक टैक्सा हैं। टैक्सा ये एक कैटेगरी है, या फिर एक कह दीजिए कि एक कैटेगरी है जिसका क्लासीफाई करके हमने कैटेगरी में बनाया है। मैमल्स में बहुत, मैमल एक कैटेगरी बन चुका है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्पीशीज़ आ जाएंगी। तो ऐसे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक टैक्सा होती हैं, टैक्सॉन है ये एक टैक्सा। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन को दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉन एज टैक्सोनॉमी। तो क्लासीफाई जब हम करते हैं इन टैक्सा के बेस्ड पर, तो उसको हम टैक्सोनॉमी कह देते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सा और टैक्सॉन। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ दे रखी है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होती है? सिस्टमेटिक्स जो है एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव्ड है, जिसका मीनिंग होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने क्लासीफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया हमने किस तरीके से होती है। लाइक बहुत सारे स्पीशीज़ को हम कंबाइन कर सकते हैं मैमल्स में, और उन टैक्सा के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करेंगे उनको, तो उसको टैक्सानॉमी बोलेंगे। तो सिस्टमा क्या है? सिस्टमा है कि सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं, किस तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इनके बारे में हम इसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं आपस में, और किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। तो सिस्टमेटिक्स, तो इसमें एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो है कि लीनियस ने एक बुक जो अपनी प्रिंट करी थी इसके ऊपर, सिस्टमेटिक्स के ऊपर, तो उसका नाम उसने लिखा था सिस्टमा नेचुरा। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था और PYQ है ये। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि लीनियस की बुक का नाम क्या था? लीनियस की बुक का नाम सिस्टमा नेचुरा था, जिसके अंदर उसने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, स्पेशली रिलेशनशिप्स के बारे में। तो उसके बाद जो है अब आ जाते हैं कि किस तरीके से कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी हमने देख ली क्या होती है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ जाती हैं कुछ, हम टैक्सा के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करा, नोमेनक्लेचर करने के बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन करा। क्लासिफिकेशन जब टैक्सा के अकॉर्डिंग करा हमने, तो उसको टैक्सोनॉमी बोल दिया। तो टैक्सोनॉमी से हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन हम कैसे करेंगे? तो लाइक जो ये एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, तो ये क्या होता है टैक्सोनॉमी का? तो टैक्सोनॉमी का जो प्रोसेस है ये पूरा का सिंगल प्रोसेस नहीं होता, इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस, is not a single process, but it is a hierarchy of process. ठीक है, यहाँ पे टैक्सोनॉमी जो होती है वो एक सिंगल प्रोसेस में नहीं कर पाते हम हियरarchy ऑफ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेसेस के बाद हम एक टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन हम कर पाते हैं। तो जो भी हर स्टेप पे, ईच स्टेप, जो हर स्टेप पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ईच स्टेप इज डिटरमाइनिंग a taxonomic category. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक हियरार्की एक प्रोसेस होगा, पूरा का पूरा जो टैक्सोनॉमी का प्रोसेस होगा वो एक सिंगल स्टेप नहीं होगा, पूरा एक हियरार्की होगा, और जो हर स्टेप होगा उसका ईच स्टेप जो होगा वो डिटरमाइन कर रहा होगा एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है क्लासीफाई करा है अपनी सारी स्पीशीज़ को। तो उसमें सबसे जो सीरीज़ है वो ये है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है,
सो कुछ कैटेगरीज यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि किंगडम, सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो होती है स्पीशीज़। स्पीशीज़ के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, या फिर प्लांट्स के लिए डिवीजन और एनिमल्स के लिए फाइलम, एंड देन उसके बाद किंगडम। ठीक है। सो स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिनके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज़, तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा जिनके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ वाला एक ग्रुप होगा, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ वाला एक ग्रुप होगा स्पीशीज़। ठीक है। और फिर जीनस क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा एग्रीगेट्स ऑफ स्पीशीज़, एग्रीगेट स्पीशीज़ जो कि कुछ शेयर करेंगे, कॉमन फंक्शंस जो शेयर कर रहे होंगे वो एग्रीगेट, वो कुछ स्पीशीज़ जो कॉमन फंक्शंस शेयर कर रही होंगी वो जीनस हो जाएंगी। और जो एग्रीगेट ऑफ जीनस, जो कि कुछ जीनस जो के साथ जो सेम सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे होंगे उनको हम फैमिली कह देंगे। और कुछ ऐसी फैमिलीज़ जो कि सेम होंगी कुछ वे में, उनको आप ऑर्डर कह देंगे। और एग्रीगेट ऑफ ऑर्डर इज़ क्लास, देन एग्रीगेट ऑफ क्लास इज़ फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, देन इसके सबसे ऊपर जा जाएगा किंगडम। तो जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स होंगी वो किसके अंदर होंगी? वो स्पीशीज़ के अंदर होंगी, क्योंकि स्पीशीज़ सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। लाइक आप ऐसे देखो कि कुछ लोग थे, कुछ या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। लाइक सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी कि वो दिखने में ही एक जैसे थे और एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स उनके सेम थे, तो उनको हमने सेम स्पीशीज़ में डाल दिया। लेकिन कुछ में क्या हुआ कि इंटरनल फंक्शंस तो सेम नहीं थे लेकिन एक्सटर्नल फंक्शन सेम थे। तो इंटरनल फंक्शन सेम नहीं थे तो इस वजह से स्पीशीज़ वो डिफरेंट हो गई। लेकिन उसके बाद कुछ सिमिलरिटीज़ उनके अंदर एक्सटर्नली थी तो उसको हमने जीनस बोल दिया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही जीनस के बाद हमने फैमिली देख ली, कुछ आउटर और सिमिलरिटीज़ देख ली जो ब्रॉडली हमने अगर देखना चाहा उसको। तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ जो हैं वो स्पीशीज़ के अंदर होंगी, स्पीशीज़ के अंदर जो होंगी सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, और सबसे कम सिमिलरिटीज़ जो होंगी वो किंगडम के अंदर होंगी। ठीक है। इस तरीके से हमारा बढ़ेगा। अब कुछ एनसीईआरटी में कुछ फैमिलीज़ दे रखी हैं और कुछ ये ऑर्डर्स दे रखे हैं, इनके नाम याद कर लेना, ये आ सकते हैं पेपर में, है ना। वैसे याद तो हमें और भी काफ़ी सारे करने हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर कुछ और भी आएंगे इसके अलावा, लेकिन जो मेन है वो अभी यहीं पर इस चैप्टर के लिए यही वाले हैं। कि जैसे कि मैन का बायोलॉजिकल नेम्स क्या होता है? होमो सेपियंस। ये इटैलिक्स में लिख रखा है एनसीईआरटी ने, हम अगर हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो नीचे इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी स्पीशीज़ यही हो गई होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है वो बायोलॉजिकल नेम हो गया और स्पीशीज़ को भी डिनोट कर रहा है इसके। तो होमो सेपियंस का ये होमो क्या हुआ? जेनेरिक नेम जीनस को बताएगा, तो ये होमो हो गया इसका जीनस। फैमिली इसकी हो गई होमिनिडे, और ऑर्डर हो गया प्राइमेटे, क्लास हो गया मेमेलिया, और फाइलम हो गया कॉर्डेटा। और किंगडम तो हमें पता ही है, किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया। देन हाउस फ्लाई क्या हो जाएगा? मस्का डोमेस्टिका नाम इसका मस्का जीनस, मस्कीडे फैमिली, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस, एनाकार्डिएसिया, सेपिनडेल्स, डाइकोटिलिडना, एंजियोस्पर्मा। वीट का हो जाएगा ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसिया, पोएल्स, मोनोकोटिलिडन, एंजियोस्पर्मा। ये आपको याद करना ज़रूरी है, मतलब एक एज अ नीट स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल नेम्स, दीज ऑल फैमिली, which what is the family of mango. You have to remember that this is Anacardiaceae, which is the family of mango. You have to remember that wheat order is Poaceae is his family. तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैन की जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है, जो मैंगो का ऑर्डर है वो सेपिनडेल्स है। तो ये सारा सीरीज़ वाइज याद कर लेना इसका, कि मेन होमो सेपियंस, देन होमो, होमिनिडे, प्राइमेटे, मैमेलिया, कॉर्डेटा, मस्का, मस्किडे, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, ये सब कर लेना और याद कर लेना इसको। अब कुछ हम एनसीईआरटी की लाइंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये क्या कह रहा था, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि each different kind of plant, animal, organism that you see represent a species.
द नंबर जो हम अलग अलग तरीके के प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जौन सा भी स्पीशीज जौन सा भी हम प्लांट देखते हैं, अगर 2 प्लांट हम अलग अलग देख रहे हैं तो वो अलग अलग स्पीशीज़ को डिनोट कर रहे हैं, 2 एनिमल हम अलग अलग देख रहे हैं तो वो अलग अलग स्पीशीज़ को डिनोट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारी इतनी सारी स्पीशीज़ हैं जो हमारी डिस्क्राइब हो चुकी हैं, नॉन है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी है कि कितनी ज़्यादा हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, कितनी हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी है। यहाँ पर आ जाते हैं फिर क्या जो है hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। तो एक जो हमें क्या एक ज़रूरत है स्टैंडर्डाइज करने की नेमिंग को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से हम जान सकें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहेंगे। नोमेनक्लेचर ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। हम नोमेनक्लेचर कब कर पाएंगे? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब सही से कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो वो उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा और उसके फीचर्स को हमें सही से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहले हम सही से करेंगे, उसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पर आ जाएगा ICBN, जैसे कि मैंने बताया, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। एंड जो एनिमल्स के लिए होता है, ये प्लांट्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए ICZN हो जाता है। ICZN क्या होगा भाई? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद ये देखो क्या क्या रखा है, ईच नेम हैज 2 components, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम इज प्रोवाइडिंग विद द 2 component इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। और जो ये जो सिस्टम दिया था, सिस्टम गिवन बाय कार्लस लीनियस ने ही दिया था, जिसने कि सिस्टम नेचुरा वाला बुक पब्लिश करी थी, वही वाला कार्लस लीनियस है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर तो क्लासिफिकेशन। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification। क्योंकि बहुत सारी हमारे पास स्पीशीज़ हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, अब उसको एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, उस नेसेसरी है कि हम उसको पॉसिबल करें मेक, ताकि हम उसको एक साथ पढ़ पाएँ, उसके बारे में जान सकें, तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज। ठीक है, ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा, लाइक मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, कैट्स, डॉग्स, एनिमल्स, ये सारे जो हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। तो ये साइंटिफिक टर्म्स जो हैं फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दे भी रखा है कि मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। डॉग्स जो हैं वो मैमल्स ही होते हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल पे वो टैक्सा को डिनोट करते हैं। तो इसको जो है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सानॉमी। तो इसका क्लासिफिकेशन जब करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सा, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सानॉमी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये किस किस बेसिस पे होता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। ठीक है, ये कुछ बेसिस हैं जो बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग दैम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी was referred to as systematics, जिसमें हम जानते हैं कि relationships among them, organisms के बीच में relationships क्या है। The word systemics is derived from the Latin word systema, which means systemic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms। तो अब इसके बाद क्या है, जब ये सिस्टमा नेचुरा इन्होंने पब्लिश करी, उसके बाद जो है स्कोप इसका बढ़ चुका था बाद में, और इसको जो है इंक्लूड करने लगे हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के पर्पस के अंदर। यानी कि अब जब हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कुछ आ जाते हैं PYQs के ऊपर। PYQs किस तरीके से आते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले ये देख लो, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली।
तो हाउस फ्लाई की फैमिली क्या थी? हाउस फ्लाई की फैमिली, अब हम आपको याद हो तो ये रही, हाउस फ्लाई की फैमिली होती है मस्कीडे और मैन की होती है होमिनिडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, इसके आगे मस्कीडे, करेक्ट आंसर है मस्कीडे। 2023 का क्वेश्चन है ये, नीट। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक्स एंड वाई आर द कॉम्पोनेंट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड, ठीक है। एक्स एंड वाई आर द कॉम्पोनेंट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एक्स जेनेरिक नेम, वाई स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेड कार्लस लीनियस, तो ये सही है, फर्स्ट आंसर आ गया इसका। स्पेसिफिक एपिथेट जेनेरिक नेम, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन आर एच विटिकर तो नहीं है। कार्लस लीनियस स्पेसिफिक एपिथेट जेनेरिक नेम, पहले जेनेरिक नेम आता है देन स्पेसिफिक एपिथेट आता है, ये भी नहीं होगा। आर एच विटिकर नहीं है, ये होगा, तो फर्स्ट आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल्स? तो एनिमल्स में असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर क्या से सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि किंगडम आएगा, किंगडम के बाद था फाइलम, तो यहाँ पे तो ऑर्डर आ गया, ये नहीं। किंगडम के बाद फाइलम, ठीक है। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, तो ये वाला करेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। दिखाऊं मैं, देख लेते चलो एक बार, ये याद होना चाहिए वैसे ये ऑर्डर जो है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। आपको पता होना चाहिए कि जीनस कहते किसको, जीनस एग्रीगेट ऑफ स्पीशीज़ है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एग्रीगेट्स ऑफ फैमिली है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्कीडे? तो मस्कीडे से कौन वो करेगा, मस्कीडो भी किस फैमिली को, मस्कीडो भी किसकी फैमिली थी? यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में तो करा है, हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई आ गया इसका आंसर, मस्कीडे का, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN? ICBN के कुछ रूल्स मैंने पढ़े थे, अभी वहाँ पे लिखे हुए थे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, सही बात है ये तो। एवरी स्पीशीज अगेंस्ट वजह है इन्होंने, ठीक है, याद रखना। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, एवरी स्पीशीज, ठीक है, ये भी ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, तो यहीं पे गलत हो गया ना, ये है ना, इसका फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और भी लेक्चर्स अभी मिलेंगे, और भी आपको क्रैश कोर्स के सारे लेक्चर्स आपसे कराए जाएंगे आगे भी आपको कराने के लिए। अभी मैं भी थोड़ा सा इसमें नया हूँ, तो हो सकता है मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हो गई हों या कुछ चीज़ मुझसे स्किप्स हो गई हों, तो उसको देख लेना एक बार। छोटा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन देगा, तो इस वजह से थोड़ा मैंने ज़्यादा ब्रीफली में गया नहीं, ऊपर से मैंने समझा दिया है, और जो कि इनफ है मुझे लगता है। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।